Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of September 2020. तो 7 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीसी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़, उसके 50 वीडियो हो चुके हैं. तो अगर आप प्रीलिम्स के पहले वो 50 वीडियो देख सकते हैं. ऑल द वीडियोज़ आर मोर देन 30 मिनट्स ऑफ लेंथ. मैं बता दूं कि सारे वीडियोज़ 30 मिनट से तो ज़्यादा ही हैं. कुछ 50 मिनट के भी हैं, कुछ 40 मिनट के भी हैं, बट 30 मिनट से ज़्यादा सारे वीडियोस आपके रहेंगे. तो अगर आप देख सकते हैं देन दे विल बी गुड फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़. 50 वीडियो हैं तो आप उसको प्लान कर सकते हैं अगर आप देख सकते हैं तो. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्कर सोलर प्रोब. तो पार्कर सोलर प्रोब के रिगार्डिंग कुछ जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट होल्ड्स द सेकंड क्लोजेस्ट एवर मिशन. इट होल्ड्स द सेकंड क्लोजेस्ट एवर मिशन टू द सन आफ्टर हेलियोस 2 स्पेसक्राफ्ट. दूसरा कह रहा है, विस्पर जो कि WISPR है, विस्पर इंस्ट्रूमेंट ऑन द पार्कर प्रो provides unprecedented details on structures in the corona solar wind including coronal mass ejection. कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या none. क्वेश्चन नंबर 2 है, मेकॉन्ग रिवर पासेस थ्रू. मेकॉन्ग रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चाइना, भूटान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम. आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 1 3 5 6 7, 1 3 4 5 6 7 या 1 3 5 6 7. तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हीट वेव्स इन इंडिया. हीट वेव्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है उसमें कौन सा सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज हीट वेव व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉसेस 40 डिग्री एंड 30 डिग्री इन द हिली एंड प्लेन एरियाज रिस्पेक्टिवली. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर रीचेस 45 डिग्री देन IMD डिक्लेयर्स हीट वेव इररिस्पेक्टिव ऑफ द नॉर्मल. कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या none. These are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. आज मैप देखते हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैप जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. तो लेट्स सी द मैप एज वेल. जो मैप है बेसिकली वो आपका, मैं एक बार दिखाना चाहता था फिर से लेबनान का और वेस्ट बैंक गाज़ा स्ट्रिप वाला जो रीज़न है. तो यहाँ पे लेबनान में एक टेरर ग्रुप है जिसको हम हिजबुल्ला बोलते हैं. हिजबुल्ला, ओके, हिजबुल्ला, ओके. एंड गाज़ा स्ट्रिप आपका कौन रूल करता है? वो आपका हमास एक ग्रुप है. तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि रूल करते हैं. याद रखिएगा, हिजबुल्ला आपका लेबनीज़ ग्रुप है जो कि आपका इधर रूल करता है ऊपर. एंड देन आपका गाज़ा में कौन सा है? हमास है. फिर ये आपको वेस्ट बैंक दिख रहा होगा जो कि जॉर्डन के साथ हमारा जो बॉर्डर है, ये हाँ ये जॉर्डन कंट्री है, जॉर्डन है. जॉर्डन के साथ इट्स नॉट अवर, इट्स इजराइलीज़. तो इसराइल और जॉर्डन के बीच का है, ठीक है ना, याद रखिएगा. इसराइल और जॉर्डन के बीच में ये है वेस्ट बैंक. और यहाँ पर आपका बिल्कुल वेस्ट बैंक से जुड़ा हुआ यहाँ पे जेरूसलम है, ठीक है ना. और ये टेल अवीव यहाँ पे कैपिटल है, एक तरीके से कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इजराइल का, है ना. दमस्कस वहाँ की कैपिटल ओवरऑल. गाज़ा आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया. और ये जो रीज़न आपको दिख रहा ना, ये वाला रीज़न, ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ये आपका रीज़न है डेड सी का. दिस इज़ द रीज़न ऑफ डेड सी. ये डेड सी है, इसको याद रखिएगा. डेड सी इज़ बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल. और इजराइल यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखो यहाँ इजिप्ट के साथ, यहाँ पे ये जॉर्डन के साथ है. इजिप्ट और जॉर्डन के साथ यहाँ पे दिख रहा है. और ऊपर सीरिया के साथ जो रीजन है इसका, सीरिया वाला रीजन, वो है इसके साथ गोलन हाइट्स का. दिस इज़ अगेन अ डिस्प्यूटेड एरिया जो कि सीरिया का है. सीरिया का ये रीजन है, ठीक है ना, याद रखिएगा. ये गाज़ा है, ये वेस्ट बैंक है, ये गोलन हाइट्स है. इधर ये मेडिटेरेनियन सी वाटर बॉडी है. ऊपर लेबनान है जो कि मेडिटेरेनियन को टच कर रहा है. इजराइल मेडिटेरेनियन को टच कर रहा है. इजिप्ट मेडिटेरेनियन को टच कर रहा है. जॉर्डन टच नहीं कर रहा है. आपको दिखा दूँ, जॉर्डन इज़ नॉट टचिंग द मेडिटेरेनियन सी, ना ही इराक. ऑप्शन जब आएगा तो ये इराक और जॉर्डन जरूर देंगे, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना. सो ये आपको मैप वर्क थोड़ा सा दिखाना था मुझे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज मैप्स एज वेल. आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं. गवर्नमेंट सस्पेंड्स FCRA क्लियरेंस ऑफ 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स, ठीक है ना. अब US बेस्ड डोनर एजेंसीज हैं कुछ, जिनको कि जिसका कि जो क्लियरेंस है वो सस्पेंड कर दिया FCRA मतलब कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ NGOs हैं या कोई ग्रुप्स हैं, इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि फॉरेन हेल्प मिलती है, एड के रूप में ये मिलती है इनको. तो क्या हो रहा है कि बेसिकली जब कभी भी इनके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट जाती है तो फिर ये FCRA बेसिकली यानी कि जो आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है,
FCRA कौन से मिनिस्ट्री के अंदर का आता है, याद रखिएगा वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो वो बेसिकली इसको स्कैनर में रखते हैं, देन दे चेक कि व्हाट आर द सोर्सेज, क्यों आ रहा है पैसा, क्या बेसिकली इसका काम है, कहीं इसका काम कोई एंटी इंडिया कैंपेन तो नहीं है। तो बेसिकली बजरंग दल ने कुछ उनकी कंप्लेंट की थी कि ये लोग जो है दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी, कुछ लोगों को ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे वर अंडर द स्कैनर। एंड अब उसमें जाकर के FCRA ने बेसिकली होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशंस पे रोक लगा दी है, ठीक है ना, क्लियरेंसेस को रोक दिया है। एंड FCRA लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू रिसीव फॉरेन फंड्स। FCRA का लाइसेंस ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है इफ़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गेट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन फंड्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड 8 foreign donors came under the government watch list during the UPA regime and 13 after the Modi government came to power in 2014. Among them are the Compassion International, कुछ Compassion International है, World Movement for Democracy, ये भी स्कैनर के अंदर आ गए। अ फॉरेन डोनर जिसको कि वॉच लिस्ट या प्रायर परमिशन लिस्ट के अंदर डाला जाता है, एक फॉरेन डोनर ऐसा है अगर उसको किसी को भी वॉच लिस्ट में या प्रायर परमिशन में डाल दिया गया, देन ही कैन नॉट डायरेक्टली सेंड द मनी विदाउट यूनियन मिनिस्ट्रीज क्लियरेंस। तो होम मिनिस्ट्री के क्लियरेंस के बिना वो फिर पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अगर कोई भी प्रायर परमिशन कैटेगरी में आ गया या फिर आपका प्रायर परमिशन कैटेगरी में आ गया या फिर वॉच लिस्ट कैटेगरी में आ गया, तो फिर उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री से, तभी वो पैसा ट्रांसफ़र कर पाएगा। अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर बताता हूँ जो कि बेसिकली आपके दिमाग में भी होंगे और वो होम मिनिस्ट्री ने आंसर भी किए हैं। सो व्हाट इज़ अ फॉरेन सोर्स, ये मैंने बिल्कुल डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से उठाया है। क्या है फॉरेन सोर्स? तो फॉरेन सोर्स जो है FCRA 2010 है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो 2010 का एक्ट है, उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसके क्लॉज J में डिफाइंड है। तो फॉरेन सोर्स डिफाइंड है बेसिकली 2(1)J के अंतर्गत, जो कि FCRA एक्ट 2010 में है। इट्स अ गवर्नमेंट और एनी फॉरेन country or territory and any agency of such government, any international agency not being United Nations or any of its specialized agencies, World Bank, IMF या ये ना हो, ठीक है ना। कोई भी फॉरेन कंपनी हो, अ कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी बट इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन रिफर्ड टू इन सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज G, a company within the meaning of Companies Act 1956 and more than 1/2 of the nominal value of its shares capital is being held in aggregate by any of the following। अब अगर उसका हाफ से ज़्यादा शेयर कि ये एक कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 1956 इंडिया में डिफाइंड है, लेकिन अगर उस कंपनी का आधे से ज़्यादा शेयर कई ऐसे एग्रीगेट में है जो कि एक गवर्नमेंट है, फॉरेन कंट्री की टेरिटरी है, कोई ऐसा सिटीजन हो जो फॉरेन कंट्री का हो, या कोई कॉर्पोरेशन हो जो फॉरेन कंट्री की हो, तो भी वो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो चाहे वो, एंड अ सिटीजन ऑफ द फॉरेन कंट्री क्यों ना हो। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति का अगर शेयर 50% ज़्यादा है किसी कंपनी में जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में भी डिफाइंड है, तो भी वो फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा। कौन कौन है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता इंडिया में, कुछ एक्सेप्शंस की लिस्ट है। तो सेक्शन 3(1) में फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय, किसके द्वारा नहीं एक्सेप्ट की जा सकती, तो याद रखिएगा, अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बियरर देयर ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, है ना, दैट में बी स्पेसिफाइड इन द, चल छोड़ो, एसोसिएशन और कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो और ऑडियो विजुअल न्यूज़ आइटम, ठीक है ना। तो मतलब देखो ये सब पैसा नहीं ले सकते, चाहे वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो, चाहे जज हो, कॉलमनिस्ट हो, कार्टूनिस्ट हो, एडिटर, ओनर हो, इलेक्शन का कैंडिडेट हो, ये कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। एक कॉर्पोरेशन हो विच इज़ नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी बट इनकॉर्पोरेटेड इन, सॉरी दिस इज नॉट द थिंग, हाँ, और कौन नहीं कर सकता, तो करस्पॉन्डेंट हो, कॉलमनिस्ट हो, कार्टूनिस्ट हो, मैंने बताया आपको, ठीक है ना, ये सारे नहीं रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा मीडिया हाउस जो कि ऑडियो या ऑडियो वीडियो न्यूज़ आइटम में इन्वॉल्व है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या नॉन रेसिडेंट इंडियंस के द्वारा दिया गया डोनेशन, आपसे अगर पूछा जाए कि कंट्रीब्यूशन में आता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस द्वारा दिया गया, तो अगर कंट्रीब्यूशंस आर मेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इन अदर कंट्री, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो,
देन अगर वो अपनी पर्सनल सेविंग्स से पैसा दे रहा है देन दैट इज नॉट ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसे केस में हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसका पासपोर्ट और ये डिटेल्स रख लें ताकि हमको ये प्रूफ हो जाए कि बेसिकली दैट पर्सन इज बेसिकली द NRI। DGCA moots फॉर्मूला ऑन रिफंड फॉर कैंसल्ड टिकट्स। अब एयर पैसेंजर्स को बेसिकली ऐसा DGCA का करना है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसका ये कहना है कि एयर पैसेंजर्स हैव राइट टू गेट फुल रिफंड ऑफ देयर टिकट्स कैंसल्ड नॉट ड्यू टू देयर फॉल्ट। अगर कोई पैसेंजर है, एयर पैसेंजर है, और अगर कोई टिकट कैंसिल होती है विच इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ दैट पैसेंजर देन ही मस्ट गेट द रिफंड फॉर दैट टिकट, है ना, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो DGCA ने यही सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है। They said that non-refund of fares or creation of involuntary credit shell by airlines amount to violation of the aviation law and policy, है ना। तो DG से कहना है कि अगर नॉन रिफंड किया जा रहा है और उसका इनवॉलेंट्री क्रेडिट शेल बनाया जा रहा है तो ये तो फिर उस एविएशन लॉ एंड पॉलिसी के अगेंस्ट भी है और उस जो पैसेंजर उसके राइट्स के अगेंस्ट भी है। प्लस ये एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 1937 एंड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स यानी कार्स, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, याद रखिएगा एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के भी अगेंस्ट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ये कह रही है द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज दैट एवरी इंडिविजुअल पैसेंजर हैज अ राइट टू सीक रिफंड ऑफ दोज टिकट्स फॉर विच द फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज और हर। अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक जो अगर उसकी कोई फॉल्ट नहीं है और तब भी टिकट कैंसिल हो रहा है देन ही और शी शुड गेट द फुल रिफंड विदाउट कोई उसको रिफंड मिलना चाहिए अगर उसकी किसी भी गलती के बिना टिकट कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है एंड नाउ दिस विल बी एड्रेस। अब इसके लिए कुछ जरूर ये रूल बनाएंगे, ठीक है। अगला है न्यूज़ NCB क्वेश्चंस रिया फॉर 6 आवर्स। अब हम इसमें इंटर नहीं करेंगे लेकिन NCB के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेसिकली फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1986 अंडर द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। NDPS एक्ट बोलते हैं इसको, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज 1985, याद रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूट है 1986 में NCB और नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंदर ये बना था। इट इज द एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। द नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये पॉलिसी है NDPS के अंतर्गत यानी कि नेशनल नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अंतर्गत, वो आर्टिकल 47 ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिहाफ में है। वो आर्टिकल 47 क्या कहता है, स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए ही इनका यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज इनका यूज़ रोकने की कोशिश स्टेट को करनी चाहिए। दिस इज आर्टिकल 47, मतलब कि जो DPSP यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये आता है। फिर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 लाया गया था बेसिकली ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डेराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स। तो ये पेनल्टी जो लगती है प्लस इसमें बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस भी है NDPS के अंदर, तो पनिशमेंट भी आपका होता है, ठीक है ना, पनिशमेंट का भी होता है। एंड सेंट्रल अथॉरिटी के पास बेसिकली पावर रहती है कि वो इसको चेंज करें या इसके ऊपर कुछ और लॉस बना सकें, ठीक है ना। केशवानंद भारती सेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता है ये फोटोग्राफ है, देख लीजिए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस था उसमें जो पिटिशनर थे वो केशवानंद भारती थे, ठीक है ना। 1973 का बहुत ज़्यादा फेमस केस है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी कि व्हाट थिंग्स हैपेंड बिकॉज ऑफ द केशवानंद भारती केस, तो वहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। द केशवानंद भारती जजमेंट इट इनोवेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब आप सबको पता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब कि एक ऐसी चीज़ें जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन जिनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, मतलब जिनको कि डिग्रेड नहीं कर सकता। क्या बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किया जा सकता है? क्वेश्चन आपके लिए बताता हूं, चलो आप इसका आंसर करना। इज बेसिक स्ट्रक्चर अमेनेबल? क्या बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सकते हैं? बहुत इजी आंसर है इसका, कठिन मत बनाना, दिमाग लगाना कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किया गया हो। अगर आप बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जानते कि नहीं। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किया जा सकता है? दिस इज द क्वेश्चन टू यू। सेकंड क्वेश्चन है इज प्रीएम्बल अमेनेबल? क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? थर्ड क्वेश्चन है इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो चीज़ें जिनके साथ जिनको कि पार्लियामेंट जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब एक बार चीज़ इसके अंदर आ गई तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है।
अब इसके अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। द वर्डिक्ट अपहेल्ड, ये जो आपका वर्डिक्ट था केशवानंद भारती का, इट अपहेल्ड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू जुडिशली रिव्यू द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। इसने बेसिकली एक चीज़ और कंफर्म की कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कोर्ट्स के पास है। Then it evolved the concept of separation of power among the three branches of the governance। तो इसने सेपरेशन ऑफ पावर को और ज़्यादा इवॉल्व किया, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी हो, इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन था उसको और ज़्यादा क्लियर किया, स्टार्क किया। बट डेमोक्रेसी वॉन दैट डे ऑन अ वेफर थिन 7-6 मेजॉरिटी। तो ये जो केशवानंद भारती केस था इसमें 13 जज बैठे हुए थे और 7-6 की मेजॉरिटी से बेसिकली पूरा जजमेंट पास हुआ था। लास्ट जो फाइनल सुई थी वो एच आर खन्ना, जस्टिस एच आर खन्ना के ऊपर अटकी हुई थी। 13th जज जो थे एच आर खन्ना थे, हु सपोर्टेड द व्यू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट alter the basic structure of the constitution, should not alter the basic structure of the constitution। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हुई। 24 अप्रैल 1973, रिमेंबर द डेट, 24 अप्रैल 1973। अब ये न्यूज़ क्यों आई? बेसिकली बिकॉज केशवानंद भारती जी की जो ये थी, इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। He passed away on Sunday, okay, so that is the reason why this was in news। I hope you got clarity। ठीक है, आगे मूव करते हैं, हम सारी चीज़ें देखेंगे, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी हम देखेंगे। सीएम लॉन्चेस एंटी डेंगू ड्राइव, सीक्स पार्टिसिपेशन ऑफ द रेसिडेंट। तो दिल्ली में ये एंटी डेंगू ड्राइव स्टार्ट हुई है। डेंगू के बारे में आपको बताता हूँ। डेंगू इज बेसिकली अ वायरल डिसीज। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, इट्स अ वायरल डिसीज। डेंगू इज अ वायरल डिसीज, डेंगू वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये एक मॉस्किटो वेक्टर के कारण फैलता है जिसका नाम है एडीज मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी टू बी प्रिसाइज। एडीज एजिप्टी बेसिकली एजिप्टी होता है, वो मॉस्किटो जब बाइट करता है तब होता है। इट्स अ ट्रॉपिकल डिसीज, रिमेंबर दैट इट्स अ ट्रॉपिकल डिसीज। एंड मॉस्किटो जो कि जीनस एडीज, एडीज जो है वो जीनस है उसका, ठीक है ना। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन्स and characteristic skin rash that is similar to measles। these are some of the symptoms of that, ठीक है ना। इसके बाद USFDA यानी कि US यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डेंगू वैक्सीन बेसिकली इसको अप्रूवल दिया, उसका नाम है डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया, इसका नाम डेंगवैक्सिया है। दिस इज हैज बीन अप्रूव्ड बाय USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द फर्स्ट डेंगू वैक्सीन टू गेट रेगुलेटरी नॉड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। एंड द इंडियन ड्रग कंट्रोलर हैज येट टू ग्रांट अप्रूवल टू सैनोफीज डेंगू वैक्सीन डेंगवैक्सिया। तो इंडियन ड्रग कंट्रोलर जो है उसने अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन बाकी चीज़ें आपको याद रखनी है। डेंगू के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट्स अ वायरल डिसीज। मैंने आपको एडीज एजिप्टी के बारे में बता दिया, उसके थ्रू ये फैलता है, तो याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। रिसर्च पेपर कॉल्स फॉर चेंजेस इन द इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, डीजी फॉरेस्ट का ये कहना है कि इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। बेसिकली एक पेपर पब्लिश हुआ था इन 2016 इन द नेचुरल रिसोर्सेज फोरम। याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्स फोरम के बारे में लिखा हुआ है। इट्स अ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जनरल। याद रखिएगा, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जनरल है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज फोरम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल रिसोर्सेज फोरम क्या है, तो इट्स अ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जनरल। याद रखिएगा, ठीक है इसको। while illustrating the potential of timber production from trees outside the forest areas। तो इस बेसिकली रिपोर्ट के अंदर टिम्बर प्रोडक्शन आउटसाइड द फॉरेस्ट एरियाज की बात की जा रही है, की गई थी। देन गवर्नमेंट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आउटसाइड जो है उनकी बात की गई थी। ये सारी चीज़ें रिलायबल डेटा की बात की गई है। एंड डोमेस्टिक टिम्बर प्रोडक्शन जो है डेट स्लम्ड वाइल इम्पोर्ट सोअर्ड। तो इंडिया में क्या हुआ, डोमेस्टिक जो टिम्बर प्रोडक्शन है वो घटा है, लेकिन इम्पोर्ट जो है वो बढ़ता गया है। इम्पोर्ट क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लाइफ स्टाइल। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल चेंज हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, इस कारण से हमने। तो अब इनका बेसिकली कहना है कि आपको अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी में चेंज करना चाहिए। रिसर्च पेपर ने भी ये कहा था, और याद रखिएगा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। भिवंडी मैन बुक्ड फॉर गिविंग ट्रिपल तलाक। तो यहाँ पे ट्रिपल तलाक के बारे में आपको बताता हूँ। ट्रिपल तलाक बेसिकली इट वाज रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019। ओके, तो अब बेसिकली हमने डिसाइड किया कि जैसे हम जो एग्जाम्स मेड सिंपल था, एग्जाम्स मेड सिंपल के अगर आप इनिशियली देखो तो 50 मिनट्स 60 मिनट्स हम हर चीज़ बता देते हैं आपको, हर चीज़ है ना। बीच में मुझे ज़रूर ये लगा कि ज़्यादा अपन हर चीज़ डेली रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट कर दिया। बट नाउ आई थिंक वी शुड गो बैक टू द
बेसिक्स, क्योंकि अब क्या है क्यों इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये नहीं कि मुझे वापस से ऐसा ज़्यादा चाहिए या वो चाहिए, तो इसका रीज़न ही सिंपल से ये कि अब क्या है कि 2020 वालों ने एग्ज़ाम दे दिया, 2020 वालों के लिए अपन ने पूरा रिवीजन करा दिया था, 2020 वालों का एग्ज़ाम आ गया। अब 2021 में जो देना चाहते हैं या 2022 में जो देना चाहते हैं उनको फिर से ज़रूरत है कि बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ दैट कि वी विल अगेन गो बैक टू दैट एंड अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। और इसमें आप लोग का भी हेल्प चाहिए मुझे कि प्लीज़ डू शेयर द वीडियोज एज मच एज यू कैन। अगर आपको पसंद आता है तो खुद को पसंद आता है तो लाइक किया करिए, अगर आपको आप शेयर करेंगे तो दैट वी विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क इवन हार्डर। और ज़्यादा बेसिक्स जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि आज मैंने बहुत सारे बेसिक्स जो कि इंपॉर्टेंट जो भी लग रहा है मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से हम रिवीजन करेंगे और चाहे कल भी ट्रिपल तलाक आएगा तो मैं कल भी दोबारा बताऊँगा, लेकिन अब मैं डेली इसको रिपीटिशन मोड पर रखूँगा, ठीक है। तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन द मैरिज बिल 2019 हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस था 2017 का, याद देखिएगा शायरा बानो केस था 2017 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था दैट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक और तलाक़े बिद्दत इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। याद रखिएगा तलाक़े बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, ठीक है ना। अब इसके अंदर पीनल प्रोविजंस भी रखे गए हैं, देयर आर पीनल प्रोविजंस अंडर दिस एज वेल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें लिखी हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एक्ट 2019, ठीक है ना, ये भी है। दूसरा आपको यह दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही ये स्ट्रक डाउन किया था, और ये कौन सा केस था आपको याद रखिएगा, शायरा बानो केस याद रखिएगा, ठीक है ना। अब तलाक़े बिद्दत में होता क्या है, बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस जिसमें कि 3 बार आप तलाक बोलते हैं, देन दैट इज इर्रिवोकेबल एज पर द लॉ। इनके हिसाब से ये इर्रिवोकेबल था और ये सब चीज़ें प्रोनाउंस की जाती थी, ठीक है ना। But now it is not there, and a person accused of this offense cannot be granted bail unless the application is filed by the accused after the hearing of in the presence of a Muslim woman, है ना, on whom talaq is pronounced, is conducted and the magistrate is satisfied that the reasonable grounds are there for granting bail। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बेल भी नहीं मिलती इसमें। एंड याद रखिएगा, एंड अ मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ हर माइनर चाइल्ड चिल्ड्रन इवन इफ द हस्बैंड हैज प्रोनाउंस तलाक टू हर। माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी इसमें महिला को ही दी जाती है। इश्यूज़ भी हैं, कुछ इश्यूज़ ये हैं कि डाइवोर्स जो है वो एक सिविल ऑफेंस है, लेकिन अब इसमें जैसे पनिशमेंट है 3 साल की पनिशमेंट है, तो फिर ये क्रिमिनल इसको ऑफेंस बना देता है ना। तो ट्रिपल तलाक जो है दैट इज़ द रीज़न वाई कुछ लोग इसको अपोज भी करते हैं, क्योंकि ये तो सिविल ऑफेंस है लेकिन इसमें पनिशमेंट आपको क्रिमिनल पनिशमेंट मिल रही है, तो इस कारण से इसका अपोज किया जाता है। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। कोर्ट्स ड्रिफ्ट एंड चिंक्स इन द जुडिशरीज आर्मर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है बेसिकली ये 2 इश्यूज़ को उठाता है, मतलब कि एक इशू तो आपका ये जो अभी रिसेंट प्रशांत भूषण का केस में जजमेंट था, और दूसरा इसने अरुण मिश्रा जो कि अभी रिटायर हुए हैं उनके ऊपर है। तो अरुण मिश्रा वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे फॉर सम रीजंस, लेकिन हम प्रशांत भूषण का केस डिस्कस करेंगे। तो पहले इस टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैग्नानिमिटी को दिखाया। ऑथर का ये कहना है कि द सुप्रीम कोर्ट वॉज शोइंग सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैग्नानिमिटी इन द फर्स्ट केस, यानी कि प्रशांत भूषण के केस में। अब उसमें हुआ क्या, प्रशांत भूषण के केस में पहले तो उसमें 1 रुपी फाइन लगाया गया इन द कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट द कोर्ट्स। दूसरा, केवल 2 ट्वीट्स के कारण, वो भी जो कि कह सकते हो कि आप एक पर्सनल रिमार्क हो सकता है, लेकिन इट वाज नॉट एन अटैक ऑन जुडिशरी, तो भी उसके ऊपर उनको जो अल्टरनेटिव पनिशमेंट थी, अब देखो अल्टरनेटिव पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्श थी, 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट था एंड 3 साल का डिबारमेंट था फ्रॉम द प्रैक्टिस, ये दोनों थी। अब बेसिकली कोर्ट हैज़ चैस्टाइज्ड him for his conduct while according to the court reflects adamance and ego। अब कोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि ये उनका एडमेंस और ईगो दिखाता है। कोर्ट ने बार बार क्या किया, कोर्ट ने कहा कि आपको इतना समय दिया जाता है, आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, आप माफ़ी मांगिए। अब एक व्यक्ति को आप इस तरह से कर, अब उसमें जो प्रशांत भूषण का रिस्पॉन्स था दैट वाज वेरी गुड कि इफ़ ही गोज फॉर अपोलॉजी देन दैट वुड नॉट बी सिंसियर, अपोलॉजी वुड नॉट बी सिंसियर। तो ये प्रशांत भूषण का कहना था। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि ये प्रशांत भूषण का एडमेंस और ईगो नहीं दिखाते, कहीं ना कहीं कोर्ट का एडमेंस और ईगो दिखाता है कि वो खुद को कितना सेल्फ मैग्नानिमस बना करके रखा है उन्होंने, एंड नो वन कैन क्वेश्चन कोर्ट्स, नो वन, ये एक जो एटीट्यूड आ गया कोर्ट्स के अंदर दैट इज नॉट राइट फॉर द इंटायर सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, दैट इज नॉट राइट फॉर द सिस्टम ऑफ इंडिया।
देन यही चीज़ ऑथर ने कही कि बार बार कोर्स किया जाता है प्रशांत भूषण जी को कि वो अपोलॉजी करें, लेकिन उन्होंने फिर फाइनली अपोलॉजी नहीं मांगी है। तो दैट वाज द थिंग। एंड यहाँ पर कोर्ट्स को अपना ज़्यादा बड़ा रोल दिखाना था अगर, तो उनको ही शुड हैव लेफ्ट ऑफ, उनको छोड़ देना चाहिए था बिना किसी उसके, लेकिन ऐसा कोर्ट ने नहीं किया और कोर्ट ने उनको पनिश करना समझा। भले 1 रुपये की फ़ाइन हो, लेकिन वो फ़ाइन एक पनिशमेंट के रूप में ही आया, कहीं ना कहीं दैट वॉज नॉट करेक्ट। Hopefully, a wiser judicial and legislative community will realize one day how utterly self-defeating this law is for healthy democracy. Contempt की बात की जा रही, contempt of course is self-defeating for the democracy of this country and eventually this law will be changed. ऑथर का ये कहना है कि हो सकता है एक दिन जब वाइज पर्सनस प्रिवेल, देन दैट डे लोगों को समझ में आएगा कि ये जो पर्पस है डेमोक्रेसी का उसको सेल्फ डिफीट कर रहा है दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ, है ना, तब शायद इसको चेंज किया जाए। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 ये कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर देती है। आर्टिकल 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड मे पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। आर्टिकल 215 जो है हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द जजमेंट और डिक्री ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि जब आप स्कैंडलाइज करो जुडिशरी को, स्कैंडलाइज द जुडिशरी और ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ जुडिशरी, तभी आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत। देयर इज अ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट एज वेल, जिसको जो कि 1971 का एक्ट है, 1971 का एक्ट है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बेसिकली 1971। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है बेसिकली ऑन द डिप्लोमेटिक इशूज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अभी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना था डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट ऑफ द क्राइसिस and that can only happen if both sides understand that it is in each of their best interest if the events of this summer are not repeated। अब एस जयशंकर ने कहा कि डिप्लोमेसी वे आउट है, लेकिन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन भी तब काम करते हैं जब दोनों जो पार्टीज हैं वो उनको ये समझ में आ जाए कि इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट टू नॉट रिपीट वॉट एवर हैज़ हैपेंड। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि इसमें प्रॉब्लम यह है, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन क्यों इंडिया और चाइना के रिलेशन में पॉसिबल अभी नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कि चाइना ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि उनकी गलती है। फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे आर एट सम फॉल्ट। दूसरी चीज़, उनको बार बार उन्होंने ये लेबलिंग की है, दे आर लेबलिंग देम एज इनोसेंट पार्टी एंड दे हैव लेबल्ड इंडिया एज द वन विच इज प्रोवोकेटिंग, है ना। तो उन्होंने बार बार ये किया कि इंडिया प्रोवोकेट कर रहा है एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द रियलिटी। अब ये जो चीज़ है ये रियलिटी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आप सबको पता है कि जो इनकर्जन हुआ है, जो इंट्रूडिंग हुई है वो चाइनीज साइड से हुई है। स्टिल दे आर मच मोर अहेड ऑफ देयर बॉर्डर, जो एक्यूरेट बॉर्डर होना चाहिए था उससे काफ़ी आगे इंडियन साइड में आगे आ गए हैं चाइनीज़, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, है ना। और बायलैटरल इश्यूज में ऐसा नहीं चलता है। इफ़ यू वांट टू सॉर्ट आउट अ इशू देन यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, नॉट ब्लेम द अदर पार्टी फॉर सच मिस्टेक। तो ये जो एक्शंस हैं दे आर नॉट कीपिंग इन लाइन विद द प्रिवेलेंस ऑफ पीस, वो पीस के साथ लाइन में नहीं है। एंड द बिग पिक्चर बेसिकली वही है कि उनको अपना गलती समझना पड़ेगा, तभी जो है ये जो रिलेशनशिप है ऑफ द बॉर्डर ये थोड़ा सुधर सकता है, ठीक है ना। इंडिया will have to be prepared to be tested along the border and to stand its ground over the long haul। इंडिया को तैयार रहना है कि वो अपने जो बॉर्डर है उसमें किस तरीके से स्टैंड करे, अपने ग्राउंड को मजबूत रखे और लंबे समय के लिए इसके लिए तैयार रहना है। इंडिया हैज सिग्नल्ड इट्स इंटेंट टू डू सो विद द लेटर डेवलपमेंट्स एज ऑन चुसूल। तो जैसा चुसूल में भी 29 अगस्त को होता उसके देखते हो तब ये लग रहा है कि इंडिया जो है उसने अपना ग्राउंड फर्म कर लिया है एंड बेसिकली हो सकता है कि अब इंडिया ज़रूर एक टुकड़ा भी लैंड का ना देगी, ठीक है ना। तो लेट्स सी दैट। मिक्स्ड मैसेजिंग, अब ये जो आर्टिकल है लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली क्या किया है, ही हैज़ गिवन अ पिच फॉर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि आप इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाओ और एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बनाओ। एंड दिस पिच वॉज मेड एट द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में ये पिच किया गया है, ये दिया गया है, ठीक है ना।
अब बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू ल्योर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स स्पेशली दोज लुकिंग टू रिलोकेट फ्रॉम चाइना। अब ये जो बेसिकली चीज़ें हैं क्यों की जा रही हैं, बेसिकली क्या हो रहा है कि चाइना से अब लोग हट रहे हैं, जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को रिलोकेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि चाइना एक तो उनके ऊपर डोमिनेट करने लगा था, चाइना एक तो रिप्लेस कर रहा है यूएस को या बाकी बड़ी कंट्रीज़ को। दूसरी चीज़, चाइना में जो ये वायरस का आउटब्रेक हुआ इसके बाद से जो चाइना के ऊपर ट्रस्ट था वो और ज़्यादा घटने लगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कहीं ना कहीं जो कंपनीज है दे आर शिफ्टिंग देयर बेसिस फ्रॉम चाइना एंड दे वांट सम न्यू डेस्टिनेशन। इंडिया कैन बी अ गुड प्लेस फॉर एक्टिंग एज अ न्यू लोकेशन, देयरफॉर इंडिया भी बार बार ये पिच कर रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए, मैन्युफैक्चरिंग हब आप इंडिया में बनाइए, ठीक है ना। अब बेसिकली इंडिया में अगर ये कंपनीज आती हैं, इफ़ दे रिलोकेट टू इंडिया देन इट कैन बी गुड फॉर इंडिया बिकॉज इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जब एफडी आएगा तो टेक्नोलॉजी आएगी। तीसरा, न्यू जॉब्स विल बी देयर, ठीक है ना, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा इकोनॉमी में एंड योर जॉब्स विल इंक्रीज। देन फिफ्थ आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, मैंने बता दिया। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ देखने में तो अच्छा लग रहा है बट इट अपोजेस इंडियाज ओन पिच ऑफ आत्मनिर्भर भारत। वहीं पे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है ना, मीन्स इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट भी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम खुद को पहले तो एफडीआई में प्रायोरिटाइज करते थे कि हम एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें, ठीक है ना। बैरियर फ्री एफडीआई के लिए हमने कई सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्टेप्स भी उठाए, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काफ़ी स्टेप्स हमने उठाए। अब यहाँ पे हमने रिसेंटली देखा कि आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हमने की। नाउ ऑथर सेज दैट सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब ये है वी आर अर्जिंग आवर ओन इंडिजिनस कंपनीज और इंडस्ट्री सेक्टर टू रिप्लेस द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विद इंडियन मेड सब्स्टिट्यूट। तो हम चाहते हैं कि फॉरेन उसको हम रिप्लेस करें, जो हमारी पॉलिसी 1991 के पहले थी जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी मतलब हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, उसको सब्स्टिट्यूट करके हम इंडिया मेड गुड्स को रखें, ठीक है ना। चाहे वो शिपिंग मिनिस्ट्री का कॉल हो, शिपिंग मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि आप अपने खुद के कंपोनेंट्स बनाओ, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो, टग बोट जो रहे वो आपकी खुद के कंपोनेंट्स द्वारा बनी हुई रहे। तो कुल मिला के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम करना चाहते हैं एंड इट इज़ हार्ड टू इमेजिन एनी पोटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर इन मैन्युफैक्चरिंग बीइंग रेडी टू सोर्स कैपिटल गुड्स लोकली। अब हमको नहीं, तो हम यहाँ पे ऑथर कहना है कि उसको तो नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर होगा जो इंडिया के लोकल उससे कंपोनेंट्स प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चरिंग करे। कहीं ना कहीं वो लाने की कोशिश करेगा, अपनी कंट्री से लाने की कोशिश करेगा, है ना। वो ये तो कोशिश नहीं करेगा कि इंडिया से ही वो उठाए सामान और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर दे और उसका यूज़ फिर इंडिया में कर ले। तो ये ऑथर ने कहा कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जो कि गुड्स यहीं पे मतलब कि गुड्स भी यहाँ पे यूज़ करे और यहीं के लोकल उससे कैपिटल भी सोर्स करे और फिर उसका यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग करे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि दूसरी चीज़ आप ये बोल रहे हो, इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमने जो आत्मनिर्भर भारत बोला या सेल्फ रिलायंस, उसका मतलब ये नहीं कि वी आर टर्निंग आवर बैक्स ऑन द वर्ल्ड, लेकिन आपके एक्शंस कुछ और दिखाते हैं। यू हैव नॉट एग्रीड टू जॉइन आरसीईपी, जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी हो सकती थी, बट यू डिनाइड जॉइनिंग दैट ग्रुपिंग। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म भी कर रहे हो एंड यू आर सेइंग दैट यू वांट द वर्ल्ड टू बी मतलब कि यू आर नॉट टर्निंग योर बैक ऑन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने वही कहा कि आपकी पॉलिसीज़ जो होनी चाहिए वो भी इन लाइन विद योर वर्डिंग्स होनी चाहिए, जैसा आपके वर्ड्स हैं वैसी आपकी पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला जो आर्टिकल है वह है द मेनी चैलेंजेस इन एस्टिमेटिंग द डेथ। अब इस आर्टिकल में बेसिकली कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं जो कि कोविड-19 के टाइम में डेथ जो हो रही है उनको एस्टिमेट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उन सब के बारे में आर्टिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने कही कि डेथ काउंट करने का तरीका क्या होता है। तो डेथ काउंट करने का तरीका है बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन स्कीम, जो रिपोर्ट है सिविल रजिस्ट्रेशन स्कीम रिपोर्ट 2018 की थी, उसमें बताया गया कि एक तो 86% ऑफ ऑल द डेथ्स वर रिकॉर्डेड। केवल 86% डेथ्स ही हैं जो कि रिकॉर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं ऑफ द टोटल डेथ्स, ठीक है ना। उसमें से 34% बीइंग इन हॉस्पिटल, बीइंग थ्रू हॉस्पिटल्स, 34% जो हॉस्पिटल के थ्रू होती है। However, this would not be a good source for cause of death as it is recorded by the next of the king at the time of registration, ठीक है ना।
ठीक है। तो ये एक तो ऑथर ने बोला कि एक तो 86% ही होती है, उसमें से केवल 34% ही है जो कि हॉस्पिटल्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। दूसरा जो सोर्स है वो है मोड क्या होता है, मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेशन cause of death, medical certification for cause of death. तो as per the report released by the Office of the Registrar General of India, ORGI, यानी कि Office of the Registrar General of India ने रिपोर्ट निकाली थी 2018 में, उसमें उन्होंने कहा था कि 1.45 मिलियन डेथ्स, यानी कि टोटल डेथ्स की जो 21% डेथ है रजिस्टर्ड डेथ की, ठीक है ना, वर मेडिकली सर्टिफाइड, केवल 21% ही थी जो कि मेडिकली सर्टिफाइड थी। दूसरा इशू ये है कि जो MCCD है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेशन फॉर कॉज ऑफ डेथ जो है, दैट हैज़ एन अर्बन बायस, उसमें एक अर्बन बायस देखने के लिए मिलता है। एंड देयर आर आल्सो इशूज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन बाय द डॉक्टर्स, जो उस डेथ सर्टिफिकेशन उसकी क्वालिटी में भी डाउट है, ऐसा ऑथर ने कहा है। तो ये कुछ इशूज थे ऑलरेडी। अब पैंडेमिक में क्या हुआ, पैंडेमिक के टाइम में जो डेथ रजिस्ट्रेशन थे उनमें और ज़्यादा निगेटिव गया, लॉकडाउन के कारण, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण, सोशल स्टिग्मा रिजल्टिंग इन पीपल हाइडिंग दीज डेथ्स, ये सारे इश्यूज के कारण पैंडेमिक में जो ये जो एस्टिमेशन था ये और ज़्यादा पुअर हो गया। फिर हमने बात की थी कि ये इसमें एक अर्बन बायस है, तो जो रूरल एरियाज में हम गए तो रूरल एरियाज में और ज़्यादा वर्स हो गई सिचुएशन। तो पहले तो पैंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण, जो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड था ड्यू टू द कोविड डेथ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इन कारण से एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ जो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इशू कि इसमें एक अर्बन बायस था, हमने पहले ही बात की थी अर्बन बायस की, तो वो अर्बन बायस देखने को मिला और रूरल एरियाज में और ज़्यादा वर्स कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो अब बेसिकली यही है कि ऑथर ने कहा कि जो ORGI का डाटा है, यानी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो डाटा है इन 2020, दैट विल नीड इवैल्यूएशन फॉर इट्स यूजफुलनेस और फॉर एस्टिमेशन प्रोसेस। तो इसके एस्टिमेशन का जब तक इवैल्यूएशन नहीं होगा इस बार 2020 के डेटा के लिए, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि ये एक फुल प्रूफ डाटा है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो पैंडेमिक है उसमें और भी बहुत सारे नए कारण आते हैं डेथ्स के, जैसे कि सुसाइड्स या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ट्यूबरक्लोसिस, इनके डेटा को रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आती है। आपको यही नहीं पता रहता कि व्यक्ति की डेथ जो है वो कोविड-19 से हुई भी है कि नहीं हुई है। ये भी एक है ना कि एस्टिमेशन, आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि किससे हुई है डेथ, किससे नहीं हुई है, ठीक है ना। तो दीज आर द इश्यूज विच आर देयर, ये आपको याद रखने हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है फाइनेंसिंग द इकोनॉमिक रिकवरी। अब इस आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस बेसिकली इट इज कंट्रीब्यूटिंग थ्रू अ ग्लोबल इनिशिएटिव। अब यूनाइटेड नेशंस ने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ग्लोबली एक इनिशिएटिव बनाया जिसका नाम है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। याद रखिएगा, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड, इट इज बेसिकली अ यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम कंट्रीब्यूटिंग, इट्स अ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल इनिशिएटिव। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल इनिशिएटिव है, नाम क्या है, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। को कन्वीन इसको किया कनाडा एंड जमैका ने, को कन्वीन्ड बाय कनाडा एंड जमैका, है ना, याद रखिएगा। दिस इज बेसिकली टू आर्टिकुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी टू सेफगार्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टू SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाए रखने के लिए, या उनको बेसिकली कहना चाहिए कि आर्टिकुलेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने बेसिकली ये प्रोग्राम बनाया, ग्लोबल इनिशिएटिव बनाया जिसका नाम है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। इसको को कन्वीन किया कनाडा एंड जमैका ने, कनाडा एंड जमैका ने इसको को कन्वीन किया, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट्स आर यूनाइटेड टू इंश्योर एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो गवर्नमेंट जो है वो यूनाइट हो रही है इसलिए क्या कि ये इंश्योर हो सके कि उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली स्टीयर एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ग्रोथ रिकवरी। ओके, तो इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट रिकवरी के लिए बेसिकली ये कंट्रीज जो हैं, ये ग्रुपिंग्स जो है वो यूनाइट हो रही हैं एंड दे आर अडेप्टिंग सब फाइनेंसिंग प्लान्स। अब वो फाइनेंसिंग प्लान 3 की एरियाज ऑथर ने यहाँ पे बताए, देयर आर 3 की एरियाज। कौन कौन से हैं? दे एम टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ डिमिनिश्ड फिजिकल स्पेस एंड डेट वल्नरेबिलिटी। पहला है, एक तो आपका फिजिकल स्पेस घट गया है एंड डेट आपके ऊपर ज़्यादा हो गई है। दूसरा है टू इंश्योर सस्टेनेबल रिकवरी गेन करनी है कंसिस्टेंट विद द एम्बिशंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ये दूसरा है। एंड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तीसरा है रीजनल कोऑपरेशन का पोटेंशियल जो है उसको हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली ये 3 एरिया कि अपने डेट को मैनेज करना है, दूसरा एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी बना के रखना है जैसा कि पेरिस डील में बोला गया था, और तीसरा रीजनल कोऑपरेशन को बनाकर रखना है इन सपोर्ट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ओके,
अब यहाँ पे रीजनल की बात की है तो रीजनल ग्रुपिंग में एक यूएनस्कैप नाम की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये आपके लिए होमवर्क है कि इसके बारे में आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। यूएनस्कैप के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या बॉडी है, कब बनी थी, क्या काम करती है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। अब ये जो बॉडी है इसने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट एवर रीजनल कंजर्वेशन सीरीज ऑन बिल्डिंग बैक बेटर। तो इसने पहला एवर रीजनल कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, कन्वर्सेशन सीरीज ऑन बिल्डिंग बैक बेटर। मतलब इसमें बेसिकली यह है कि दोबारा से हमको बनाना है और बेहतर बनाना है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, याद रखिएगा। रीजनल कोऑपरेशन की बात की ऑथर ने, तो बोल रहा है, ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि नो कंट्री कैन टेक दिस एजेंडा फॉरवर्ड अलोन। कोई कंट्री अकेले डेवलप नहीं कर सकती है, या कोई कंट्री बोले कि मैं अकेले ही स्वतः वज्र हूं, यानी कि मैं अकेले ही फेस कर सकती हूँ सारी चीजें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। रीजनल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीजनल कोऑर्डिनेशन इन फाइनेंशियल पॉलिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन ओनली यू कैन restart your trade, you can reorganize the supply chains, you can revitalize the sustainable tourism, you can start everything in a safer manner only when you are regionally coordinated, and regional cooperation जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप दोबारा से नहीं बना सकते। Therefore author says that you need to strengthen the regional cooperation platforms, and इसीलिए शायद कहा जा रहा है ऑथर द्वारा कि मतलब इंडिया को कि RCEP आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी आपको मिलेगी, और हो सकता है आगे आप एक अच्छी कंडीशन में हो जाए अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। और ऑल द कंट्रीज को ज़रूरत है कि वो टुगेदर दे शुड कम टुगेदर टू मेक अ बेटर एशिया एंड द पैसिफिक रिलेशनशिप इज टू बी बिल्ड, एंड ये सारा पॉसिबल अगर आप रीजनल कोऑपरेशन को अच्छा रखते हो तो। सो दीज वर द 5 एडिटोरियल्स जिसका हमने बात किया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे डेटा पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल्स वाले उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। पोलार अपोजिट्स, कुछ दो पोल्स हैं, एक में आर्कटिक है और एक में आपका एंटार्कटिका है, दोनों में अपोजिट चीज़ हो रही है। तो आर्कटिक में क्या हो रहा है, देयर इज हार्श आर्कटिक समर हुई है। हार्श आर्कटिक समर में क्या हो रहा है कि इन द 15 days of July द एक्सटेंट ऑफ आर्कटिक सी आइस हैज डिक्लाइन टू द लोएस्ट लेवल रिकॉर्डेड सिंस 1979। 1979 के बाद लोएस्ट रिकॉर्डेड लेवल पे डिक्लाइन कर गई है आर्कटिक सी, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। दूसरा अंटार्कटिका का अगर मैं बात करूं, अंटार्कटिका का जो एक्सटेंट ऑफ सी आइस है इन द अंटार्कटिका, इट हैज इंक्रीज्ड अबव द 1981 टू 2010 लेवल एवरेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years। 4 साल में पहली बार ये 1981 के से 2010 के जो एवरेज लेवल था उससे बढ़ी है, ठीक है ना, एंड दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपको देखनी है। देखो दोनों के ग्राफ भी बिल्कुल अपोजिट है, इसका ग्राफ बिल्कुल डाउनवर्ड आ रहा है, इसका ग्राफ अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी। मोपला राइटियर्स नॉट फ्रीडम फाइटर्स अ रिपोर्ट। अब मोपला जो राइटर्स थे, जिन्होंने किया था, दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स। अब एक रिपोर्ट सबमिट हुई है टू द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन 2016। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में 2016 में एक रिपोर्ट आई विच रिकमेंडेड द रिमूवल ऑफ द वैगन ट्रेजिडी विक्टिम्स एंड मालाबार रेबेलियन लीडर्स लाइक अली मुसलियार एंड वरिया मुकुन्नाथ अहमद हाजी। ये नाम याद रखना। वैगन ट्रेजिडी मैं आपको बता दूंगा अभी क्या थी वैगन ट्रेजिडी। पहले आप याद रखना कि ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में एक रिपोर्ट सबमिट हुई जिसमें कहा गया कि वैगन ट्रेजिडी में जो मरने वाले थे विक्टिम्स थे, और मालाबार रेबेलियन लीडर्स जो कि अली मुसलियार और वरियम कुन्नत अहमद हाजी, ये जो हैं एंड हाजीज 2 brothers, दे वर नॉट मार्टियर्स, 2 brothers। अब एक बुक ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल रिलीज की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि इसमें 387 नाम थे, 387 नेम्स वर देयर व्हिच वर रिलेटेड टू द मोपला राइटर्स। और मोपला जो रेबेलियन था वो 1921 के आसपास आपका केरला में रीजन में हुआ था, ठीक है ना, मालाबार रीजन में, मालाबार अपराइजिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो वहां से उसकी लिस्ट से, मार्टियर्स की लिस्ट से इनके नामों को हटाना है, ठीक है ना। अब एक बुक आई थी जिसका कहा जाता है डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947। इट वाज रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट वीक। अब इसकी बेसिकली इसी से इसमें जो नाम है इनको रिलीज करना, हटाना है, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो रिपोर्ट है उसने ये कहा कि जो ये हाजी ब्रदर्स या हाजी थे
दे वर नटोरियस मोपला राइटर्स, ये नटोरियस मोपला राइट लीडर्स थे, एंड दे वर हार्डकोर क्रिमिनल्स हु किल्ड इनन्यूमरेबल इनोसेंट हिंदू मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग द 1921 मोपला राइट। तो ये कहा जाता है रिपोर्ट के द्वारा कि दे वर हार्डकोर क्रिमिनल्स, जिन्होंने कि हिंदू मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन का मर्डर किया था ड्यूरिंग द 1921 मोपला राइट। अब अगर आप मोपला रेबेलियन के बारे में पढ़ो तो इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स प्लस हिंदू लैंड ओनर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी था ये। उसमें ऑथर ने कहा है, जो रिपोर्ट उसमें ये कहा गया कि दे वर किलिंग इनन्यूमरेबल इनोसेंट हिंदू मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग द 1921 मोपला राइट्स। इसको लोकली कहा जाता है थुवूर किनार, याद रखिएगा, थुवूर किनार इसको लोकली कहा जाता है, थुवूर किनार, याद रखिएगा। एंड हाजी वाज अरेस्टेड बाय आर्मी, ट्राइड बाय एन आर्मी कोर्ट एंड शॉट डेड इन जर्मनी शॉट डेड ऑन जनवरी 20, 1922। ठीक है ना। उसी तरीके से वैगन ट्रेजिडी जो था उसमें जो मरने वाले थे उनको भी मार्टियर का दर्जा ना दिया जाए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। वैगन ट्रेजिडी क्या है? तो वैगन ट्रेजिडी में 64 प्रिजनर्स थे, 64 प्रिजनर्स थे जो कि इसी मालाबार या मप्पीला या मोपला रेबेलियन से जुड़े हुए थे। एंड दीज 67 मोपला prisoners, they were killed when they were being transported in a closed freight wagon from Tirur to central prison in Podanur। तो ये 67 prisoners थे, 67 prisoners were there, इनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था फ्रॉम तिरूर टू सेंट्रल प्रिजन इन पोडानूर। तो प्रिजन ट्रांसफर हो रहा था और वैगन में ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे फ्रॉम तिरूर टू सेंट्रल प्रिजन इन पोडानूर, एंड दे डाइड ड्यू टू सफोकेशन, एंड इस कारण से इसको वैगन ट्रेजिडी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैगन ट्रेजिडी में जो मरने वाले थे दे वर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस मोपला अपराइजिंग एंड देयरफॉर दे शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मार्टियर्स, इसलिए उनको मार्टियर्स का दर्जा ना दिया जाए। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे जर्मनी थ्रेटन्स रशिया विद सैंक्शंस। तो अब यहाँ पे आपको सबको होता है कि जर्मनी और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अभी रिसेंटली टेंशन में कन्वर्ट हो गया है। टेंशन में क्यों कन्वर्ट हो गया? बिकॉज देयर वर इशूज और एलिगेशंस ऑन रशियंस ओवर द पॉइजनिंग ऑफ अलेक्सी नवलानी। तो अलेक्सी नवलानी के अगेंस्ट जो पॉइजनिंग हुई उसमें उनको रशियंस को बेसिकली उसमें दोषी ठहराया गया। अब ये इसमें एक नाम याद रखना, नोविचोक, याद रखें, रिमेंबर दिस नेम, नोविचोक। व्हाट इज दिस नोविचोक? अगर आपसे पूछता है, यूपीएससी पूछ सकता है, याद रखेगा इट्स अ नर्व एजेंट, इट्स अ नर्व एजेंट। तो ये पूछा जा सकता है आपसे नोविचोक क्या है, तो याद रखेगा कि एक नर्व एजेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हेजबुल्ला हमास चीफ मीट्स टू डिस्कस द इजराइल अरब टाइज। तो इजराइल अरब टाइज के लिए जो लीडर्स हैं लेबनान हेजबुल्ला एंड द पैलेस्टीनियन हमास मूवमेंट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये लेबनीज ग्रुप है, हेजबुल्ला का जो ग्रुप है ये लेबनीज ग्रुप है, सॉरी, एंड पैलेस्टीनियन हमास मूवमेंट। बोथ द एनिमीज ऑफ इजराइल हैव मेट टू डिस्कस द डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन बिटवीन द ज्यूइश स्टेट एंड द अरब कंट्रीज। अब आप सबको पता है कि ज्यूइश और अरब के बीच में जो पीस है वो प्रिवेल करना शुरू कर चुका है। सबसे पहला इसमें कंट्री थी वो था इजिप्ट, पहली जो कंट्री थी वो थी इजिप्ट, जिसके साथ नॉर्मलाइज हुए थे रिलेशनशिप। दूसरा हुआ 1994 में आपका जॉर्डन, है ना, जॉर्डन जिसको ओस्लो प्रोसेस भी कहा जाता है, 1994 में जॉर्डन के साथ पीस इस्टेब्लिश हुआ। तीसरी अभी कंट्री बन गई है आपका यूएई, है ना, ये थर्ड अरब कंट्री बन गई है एंड फर्स्ट गल्फ कंट्री बन गई है टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद द इजराइलीज। तो ये सब देखते हुए, अब बेसिकली इन टाइज को देखते हुए, ये जो हेजबुल्ला ग्रुप है, लेबनीज ग्रुप, और आपका जो मैंने आपको बताया था कि जो हमास ग्रुप है, वो दोनों यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। हमास देखो लिखा हुआ है इस्लामिस्ट मूवमेंट दैट कंट्रोल द गाजा स्ट्रिप। मैंने आपको मैप भी दिखाया था, लेट मी शो दैट मैप अगेन वंस अगेन, आपको इस न्यूज़ के बाद फिर से उसको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट मी शो दैट एज वेल। तो ये देखो गाजा वाला जो रीजन है जिसको हमास कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आपका वेस्ट बैंक वाला रीजन है जहाँ पे जेरूसलेम है, दिस इज योर डेड सी रीजन, इजराइल दिख रहा है, ऊपर आपको लेबनान दिख रहा है, लेबनान, वहाँ पे हिजबुल्लाह का ग्रुप है। अब समझ, यहाँ का ग्रुप, इसके जो यहाँ पे नीचे वाला है गाजा स्ट्रिप वाला रीजन, उसमें वो उनके थ्रू मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आप सबको मैंने बताना जरूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इनकी मीटिंग होगी, ठीक है ना।
3 कंट्रीज याद रखेगा जिनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ बन गया है। पहली कंट्री है इजिप्ट। जब इजिप्ट के साथ बना था तो उनको सिनाई पेनिनसुला भी पहले कंट्रोल कर लिया था आपके इजराइल ने, लेकिन उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। 7 डेज वॉर जो है बेसिकली उसमें ज़्यादा उसने टेरिटरी कैप्चर की थी। जॉर्डन, बेसिकली जॉर्डन के साथ उसने आपका ये वाला रीजन जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है वो कैप्चर कर लिया था पूरा, और फिर जॉर्डन के साथ 1994 में इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए। तीसरी कंट्री अभी यूएई बन गई है। थर्ड कंट्री जो है वो आपकी यूएई बन गई है जिसके साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स एज वेल। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है इस स्पोर्ट्स सेक्शन में। आईपीएल ज़रूर होने वाला है, तो आप लोग मत देखना। अभी जो लोग 2020 में प्रीलिम्स देने वाले हो, ये वाला ये 4 अक्टूबर को है, तो आप प्लीज़ ये पूरे शेड्यूल को भूल जाइए, है ना, ये मत देखना और पढ़ाई करते रहना। आई विल ट्राई टू गिव अ लाइव सेशन कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छा और ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो आई विल ट्राई टू मेक अ लाइव सेशन ऑन दैट। 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं करने की कोशिश करता हूँ, है ना, जो मुझे बन जाए, तो आई विल टेल यू दी आंसर्स फॉर दैम एज वेल। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था पार्कर सोलर प्रोब के रिगार्डिंग, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब अब क्लोजेस्ट एवर मिशन है। हेलियोस दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पार्कर सोलर प्रोब जो है वो सेकंड है और हेलियोस फर्स्ट है ना। तो याद रखेगा ये इसलिए उल्टा हो जाएगा स्टेटमेंट, पहला गलत है, दूसरा सही है। विस्पर याद रखना एक इंस्ट्रूमेंट है ऑन द पार्कर सोलर प्रोब जो कि अनप्रेसिडेंटेड डिटेल देता है ऑन द स्ट्रक्चर इन द कोरोना सोलर विंड इंक्लूडिंग कोरोनल मास इजेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरा मैंने पूछा था मैकॉन्ग रिवर किससे फ्लो होती है, तो ये तो आप देख सकते हो, आई होप कि आप बता देंगे इसका आंसर। तीसरा है हीट वेव्स के लिए स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट इसमें भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें उल्टा कर दिया। देखो, हिल्स में 30 है और प्लेन्स में 40 है, उल्टा हमने बोल दिया कि हिल्स में 40 है और प्लेन्स में 30 है, तो ये उल्टा हो गया था यहाँ पे, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है कि अगर 45 से ऊपर जाता है तो रिस्पेक्टिव ऑफ द नॉर्मल आप उसको हीट वेव डिक्लेयर कर देते हो। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।